को नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिप्रोडक्शन इन पाइला के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स टाइप्स बुक की थर्ड यूनिट का टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं अपन। इसके अंतर्गत जो अपन बात करेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इन तीन टॉपिकों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन पाइला। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने से पहले अपन बात करें तो पाइला क्या है? एक लिंगी प्राणी होता है। इसमें नर व मादा दोनों अलग अलग होते हैं। नर व मादा में लैंगिक विभेदन पाया जाता है और ये विभेदन निम्न लक्षणों द्वारा प्रदर्शित अपन कर सकते हैं या बता सकते हैं। सबसे पहले नर पाइला का जो कवच होता है वो मादा पाइला की कवच की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है। इसके अलावा नर में कोपुलेशन ऑर्गन्स अत्यधिक विकसित होते हैं, जबकि मादा में अवशेषी के रूप में पाए जाते हैं। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। अब बात करते हैं अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले बात आती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत, तो पहली स्ट्रक्चर आती है टेस्टिज। डायग्राम में ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रही होगी स्ट्रक्चर। पाइला में केवल एक ही टेस्टिज पाया जाता है। ये कवच के पहले 2 या 3 चक्रों के ऊपरी भाग में स्थित होता है। टेस्टिज लगभग किस तरीके का होता है? त्रिभुजाकार, प्लेट नुमा और हल्के क्रीमी कलर का होता है। इसके अलावा टेस्टिज के भीतर से जनन उपकला द्वारा आश्रित रहता है तथा शुक्राणु जनन की क्रिया के दौरान स्पर्म का निर्माण करता है। पाइला की विशेषता यह है कि इसमें 2 प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। याद रखने वाली बात, पाइला में 2 प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पहला होता है यूपाइरीन, ठीक है, और दूसरा होता है ओलिगोपाइरीन। तो 2 तरह के शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यूपाइरीन और एक ओलिगोपाइरीन। अब इनमें डिफरेंस क्या है आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ओलिगोपाइरीन स्पर्म और यूपाइरीन स्पर्म। यूपाइरीन स्पर्म पतले धागे के समान, ये इनके अंतिम भाग में केवल एक पूंछ पाई जाती है। केवल यही स्पर्म फर्टिलाइजेशन की क्षमता रखते हैं। दूसरा आता है ओलिगोपाइरीन। डायग्राम में भी अंतर दिख रहा है। तर्करूपी होते हैं, बड़े होते हैं आकार में। इनके सिरे में वक्रित केंद्रक पाया जाता है और पूंछ में कम से कम 5 से या 4 से 5 क्या है ये आपको दिख रहे होंगे, पक्षमाभ, सीलिया। ठीक है। इनका कार्य अभी ज्ञात नहीं है और ये क्या फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेते। तो यहां इंपॉर्टेंट बात और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि केवल पाइला में यूपाइरीन स्पर्म ही फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो वो है वासा इफ्रेंटिया। क्या है? वासा इफ्रेंसिया, टेस्टिस के विभिन्न भागों से महीन वाहिनिकाएं निकलती है जो
स्पर्म को लेकर आती है और ये क्या कहलाती है, वासा एफरेंसिया। और ये किस में आके खुलती है, वास डिफरेनस में आके खुलती है। और वास डिफरेनस कहाँ स्ट्रक्चर होती है, ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये है, इससे जो छोटी छोटी नलिकाएं आके निकल रही है वो वासा एफरेंसिया। अब वास डिफरेनस की बात करें तो ये टेस्टिस के पश्चिम सिरे से निकलती है, दो स्पष्ट भागों में विभाजित रहती है। पहला होता है प्रोक्सिमल पार्ट और दूसरा होता है डिस्टल पार्ट, यानी कि एक निकटतम सिरा और एक होता है प्रारंभिक सिरा और दूसरा होता है दूरस्थ सिरा। अब प्रारंभिक सिरा क्या होता है, संकीर्ण नलिकाकार होता है। और ये क्या होता है कि टेस्टिस के पश्चिम भाग से निकलकर पाचक ग्रंथियों के साथ साथ पोस्टीरियर रेनल चैम्बर तक आगे बढ़ी हुई स्ट्रक्चर होती है। जबकि अपन दूरस्थ सिरे की बात करें तो ये ग्रंथिल होता है और इसमें क्या होती है, ये एनस वाले भाग में मिलती है या मिलता है। वास डिफरेंस का दूरस्थ भाग कहाँ मिलता है, एनएस वाले भाग में मिलता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स ये एक फूली हुई स्ट्रक्चर होती है, फूली हुई और वक्रित संरचना होती है जो प्लास के आकार का होता है, ये वाली, ठीक है। ये दोनों वक्र कोष्ठकों के जोड़े के नीचे हृदय आवरण के दाहिनी तरफ स्थित होती है। और सेमिनल वेसिकल्स दूरस्थ सिरे पर बंद होती है तथा इनका नजदीकी सिरा शुक्रवाहिका के ग्रंथिल भाग में खुलता है, जिसमें क्या होते हैं, स्पर्म आकर एकत्रित होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करें अगली, हाइपो ब्रेंकियल ग्लैंड्स। ये डायग्राम आपको यहां दिख रहा है। पायला में गुंबदाकार बाईं तरफ लंबा दृढ़ ठोस वक्रित कशाभिकीय संरचना पाई जाती है, वो तो क्या कहलाती है, पेनिस, ठीक है। इसकी भी बात कर लेते हैं साथ के साथ। इसके अलावा बात करें तो पेनिस के आवरण पर एक अंडाकार ग्रंथिल संरचनाएं पाई जाती है जो क्या कहलाती है, पेनिस के आवरण पे, और वही क्या कहलाती है, हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड्स कहलाती है। ये फूली हुई होती है तथा इनकी सतह लहरदार होती है। इस ग्रंथि का निर्माण स्तंभाकार कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। इस ग्रंथि में कोई वाहिनी नहीं पाई जाती, अतः इनका स्राव सीधे ही सतह से निकलता है। इस तरीके से अपन ने अभी 6 मुख्य रूप से ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करी। अब बात करते हैं अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये मुख्य रूप से 7 भागों से मिलकर या 7 अंगों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले बात आती है ओवरी। फीमेल में ओवरी नर की टेस्टिस की तरह ही खोले के दूसरे व तीसरे चक्र तक पाई जाती है, ठीक है। खोले के दूसरे से तीसरे चक्र तक पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या तिकोने आकार की होती है, इसकी शाखाएं एसिनी कहलाती है और एसिनी जनन उपकला द्वारा आश्रित होती है तथा इसमें अंड जनन की क्रिया द्वारा ओवा का निर्माण होता है, ठीक है। अब आप बात करते हैं अपन ओविडक्ट। ओविडक्ट के मध्य भाग में एक संकीर्ण पारदर्शी नलिका निकलती है। इसे अंडाशय की एसिनी में
खुलती है और इसे ही क्या कहते हैं, ओविडक्ट। ठीक है, और ये कहाँ जाके खत्म होती है, रेप्टिकुला स्पेनिनस, जिसको बोलते हैं शुक्र ग्राहक में जाके खत्म होती है। ये सेम के नेक्स्ट आते हैं शुक्र ग्राहक। ये सेम के बीज के आकार के समान की स्ट्रक्चर होती है और ये अंडवाहिनी एवं गर्भाशय के संगम स्थल पर पाया जाता है। ठीक है, कॉपुलेशन के समय मेल से प्राप्त स्पर्म का इसी में संचय किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं यूट्रस। ये वाली जो सेम के बीज की लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। नेक्स्ट आते हैं यूट्रस। नाशपाती के आकार की पीले रंग की थैलेनुमा संरचना होती है। आधारी भाग चौड़ा और गोलाकार होता है, दूरस्थ किनारा पतला होता है और ये किसमें, शुक्र ग्राहक में इसका भीतरी भाग शुक्र ग्राहक में खुलता है और दूरस्थ किनारा वेजाइना में सतत रहता है। नेक्स्ट आते हैं अपन वेजाइना। ठीक है, गर्भाशय का दूरस्थ किनारा। अब नेक्स्ट आती है हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड। हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड इनमें क्या होती है, अल्प विकसित होती है। नेक्स्ट आते हैं कोपुलेटरी एपरेटस। मादा पाइला में नर पाइला के समान ही कोपुलेटरी एपरेटस पाया जाता है, परंतु यह अल्प विकसित होता है। इस तरीके से अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन तो अगला कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पाइला में जो कॉपुलेशन की क्रिया होती है ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा काल में होती है और यह क्रिया जल में या स्थल में नमी वाली सतह पे हो सकती है। इस प्रोसेस में मेल और फीमेल पाइला पास पास आते हैं और उनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। स्पर्म मादा के शुक्र ग्राहक, जिसको अपन के बारे में चर्चा, सेम के आकार का होता है, में संचित होते हैं। इस क्रिया में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। कॉपुलेशन क्रिया के लगभग 1 या 2 दिन बाद ओवा निष्पेक्षण होता है। पाइला में निषेचन आंतरिक होता है तथा अंडे गर्भाशय में निषेचित होते हैं। निषेचित अंडे 200 से 800 के समूह में नम मिट्टी में बनी गुहिका में रख दिए जाते हैं। फिर इन्हें ऊपर पाद की सहायता से एक गुंबद या इनके ऊपर गुंबद बना दिया जाता है। नर या मादा पाइला अंडों को कोई पैतृक सुरक्षा प्रदान नहीं करते, बल्कि इन्हें यूं ही विकसित होने के लिए छोड़ देते हैं। इनमें परिवर्धन शुरू हो जाता है तथा अंडे में से एक नन्हा पाइला स्पोटन द्वारा बाहर निकल आता है। पाइला में कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, जैसा कि अन्य मोलस्कन के गैस्ट्रोपोडा वर्ग के सदस्यों में मिलती है, जैसे ट्रोकोफोर लार्वा, वेलिंजर लार्वा आदि जो गैस्ट्रोपोडा वर्ग क्लास है उनके सदस्यों में मिलती है। ठीक है, थैंक यू। आशा करते हैं ये टॉपिक आपके समझ आया होगा। इस तरीके से अपने ये 3rd यूनिट के सारे टॉपिक, फर्स्ट पेपर की 3rd यूनिट के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए और इसी के फर्स्ट यूनिट के सारे टॉपिक भी अपने कंप्लीट हो गए। इसके अलावा 2nd यूनिट के भी अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, यानी कि अब अपने पास केवल 3 टॉपिक और बचे हैं इस बुक के। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।